नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा चार्जशीट दायर करना क्या एक आम घटना है? क्या मोदी शाह सरकार ने जिस तरह से पिछले 11 साल में अपने प्रतिद्वंदियों को ईडी के जरिए निशाना बनाया है, क्या उसी का एक अगला रूप है या उसी की कड़ी है ये? या इसके मायने इससे कहीं ज्यादा है? नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। दरअसल राहुल गांधी का ये बयान तो पुराना है, लेकिन पुराने इस बयान में स्थिति आज की है। ये सारी कहानी दरअसल डराने की है। डराने की रणनीति है, डराने की राजनीति है, डराने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश के चक्कर में सरकार ने वो कर दिया जो वो शायद चाहती नहीं थी या चाहकर भी नहीं करना चाह रही थी, और वो है कि राहुल गांधी और मोदी की राजनीति लड़ाई की, आखिरी राजनीति लड़ाई की शुरुआत, शंखनाद मोदी वर्सेस राहुल की राजनीतिक आखिरी लड़ाई की। आखिरी लड़ाई क्यों बोल रहा हूं मैं, उस पर भी आऊँगा, वो भी बताऊंगा क्यों आखिरी लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई युद्ध मामूली युद्ध नहीं है, ये महायुद्ध की शुरुआत है। और इस महायुद्ध की शुरुआत की ये जो शंखनाद हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो भी जुड़ता है जो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो में कहा था। वो भी याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने क्या कहा था, तब आपको कनेक्ट होगा। लेकिन उस सब पर बात करने से पहले ये जो चार्जशीट दायर हुई है, जिसको लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतरी, ये पहली झलक थी। इसके आउटकम की पहली झलक थी कि आज पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतरी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपनी ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाई। आज ये शुरुआत है, आगे खेल अभी लंबा होगा। लेकिन इस चार्जशीट दायर करने की पूरी मंशा के पीछे कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है पूछे जाने चाहिए, जिन सवालों पर बात होनी चाहिए, और आज कोशिश उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की भी है। पहला सवाल यह है, 11 साल में हमने देखा कि क्या हुआ। उसी से जुड़ा पहला सवाल यह है मेरा कि अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आपने देखा 11 साल में आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, केसीआर की बेटी, और फहरिस्त लंबी है, कितने ही राजनेताओं को ईडी ने इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर करने से पहले गिरफ्तार किया। जेलों में कई महीने रहे वो। तर्क दिया जाता है कि चार्जशीट दायर करने में, जांच में ये इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ये कस्टडी में रहे ताकि जांच निष्पक्ष हो। जब चार्जशीट दायर हो जाती थी उसके बाद ये नेता जमानत के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन इस मामले में ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी, दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ लोग कहेंगे कि उनको जमानत मिली हुई थी, तो जमानत के खिलाफ अपील भी तो नहीं की ईडी ने।
जमानत को रद्द करवाना कोई मुश्किल काम है? सरकार चाहे तो कितनों की जमानतें रद्द हुई हैं। इसमें तो अपील भी नहीं की, उस जज्बे से उस तरह की कोशिश भी नहीं की ईडी ने कि इनकी जो है वो जमानत रद्द की जा सके। पहला सवाल तो यही है कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर चार्जशीट फाइल करनी थी, अगर केस में इतना ही दम लग रहा था ईडी को कि 365 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी, तो गिरफ्तारी क्यों छोड़ी गई? सवाल नंबर 2, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर इन पर शिकंजा कसना था तो इसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर फिर से क्यों हाथ डाला जा रहा है? रॉबर्ट वाड्रा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये टाइमिंग ठीक इसी के साथ क्यों मैच की जा रही है? हालांकि रॉबर्ट वाड्रा मामले में वो खुद भी कल कह चुके हैं कि सारे दस्तावेज दे चुके हैं, 17 साल से लगातार केस लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी क्लीन चिट दे दी थी। पिछले साल खुद की बीजेपी की हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी थी कि कुछ नहीं निकला, लेकिन ईडी ने अभी भी वो मामला चलाया हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्या इसलिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पर और प्रियंका गांधी की एक्टिव जो राजनीति में आई हैं, उनको उनके पति के द्वारा शांत कराया जा सके, डराया जाए, चुप कराया जाए? क्या यही कहानी है? सवाल नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार ये सोनिया, राहुल, वाड्रा, इन पर जो ईडी की कार्रवाइयां हो रही है उसकी आड़ में किन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? ये इसलिए सवाल उठता है कि पिछले 11 साल में हमेशा ये देखा गया है कि जब भी सरकार किसी मुसीबत में होती है तो कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है और पूरे देश का ध्यान उस तरफ लगा दिया जाता है। तो इस वक्त ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है कि इतनी बड़ी आपको डाइवर्ट करने के लिए न्यूज़ देनी पड़ी? सबसे बड़ा आपका प्रतिद्वंदी है, उस पर हाथ डालना पड़ गया। इसका मतलब कुछ बड़ी खबर है जिसको छुपाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या उसी भूचाल से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को सोनिया, राहुल के मुद्दे पर डाइवर्ट किया जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि भारत में बेरोजगारी और महंगाई की सीमा तो क्रॉस कर ही रही है। डॉलर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, बहुत जल्द 100 पार हो जाएगा। उससे सारी पोल खुल जाएगी कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी का सारा गुब्बारा फूट जाएगा। क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? अपनी गोदी मीडिया और अपने अंधभक्तों को और अपनी ट्रोल जो गैंग है उसको ये मुद्दा दिया गया है कि तुम इस चीज़ को जितना हो सके उतना भुनाओ और इस तरफ लोगों का ध्यान ही ना जाने दो। क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं उस पर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे सरकार की किरकिरी हो जाए? उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। बहुत से ऐसे सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो उठते हैं कि क्या वजह रही इस वक्त ये कार्रवाई करने की? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपका ये बताता है कि आपने जब जब कोई इस तरह का शगुफा किया है तब तब किसी और चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश रही है। सवाल नंबर 4, क्या मोदी सरकार खतरे में है या मोदी शाह का भविष्य खतरे में है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में जब लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ तो उसका आपने वोटिंग आंकड़ा देखा था? उसका वोटिंग आंकड़ा था 288 बनाम 232। 288। सरकार चलाने के लिए कितने चाहिए? 272। यानी आपके पास कुल मिला के 16 लोगों का कुशन है, 16 सांसदों का कुशन है। उसमें भी
कहा यह जा रहा है कि जो वक्फ बिल जिस रूप में बीजेपी लाना चाहती थी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से उसमें बहुत से बदलाव करने पड़े। और ये जो बदला हुआ वक्फ बिल है, ये बीजेपी के अंधभक्तों को पसंद नहीं आ रहा। जो वो उम्मीद कर रहे थे वो इसमें नहीं है, जितनी सख्ती वो उम्मीद कर रहे थे उतनी सख्ती नहीं है। तो क्या सरकार को ये लग रहा है, मोदी जी को ये लग रहा है कि सिर्फ 288 लोगों ने मेरा साथ दिया है, यानी मैं बिल्कुल एज पे हूँ, खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अब तो विपक्षी भी सवाल करने लगे हैं नीतीश और नायडू से। ममता बनर्जी तो बाकायदा मुसलमानों से सवाल कर रही है कि आपने क्या सोच के नीतीश और नायडू को वोट दिया। मुसलमानों को के जज्बातों को जगा रही हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती करी। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोटों को खोना अफोर्ड कर पाएंगे? सुना है चंद्रबाबू नायडू ने फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी अपनी राजधानी के लिए एक बहुत बड़े बजट की मांग कर दी है सरकार से, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर केंद्र सरकार अब और ज़्यादा बजट चंद्रबाबू नायडू को देती है तो फिर सवाल ये उठता है कि अपनी जो सरकारें हैं उनकी और जो सहयोगी सरकारें हैं उनको क्यों नहीं इतना पैसा केंद्र से मिल रहा है। वो भी फिर कल को डिमांड करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बेटे के ज़रिए लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे, ये अनाउंस कीजिए। ये दबाव में बुरी तरह से इस वक्त मोदी जी, और तीसरी तरफ जीतन राम मांझी अपनी नाराज़गी अलग बता रहे हैं। चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। अब अगर इन सब का टोटल निकाल दिया जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि 16 से तो कहीं ज़्यादा हैं। क्या ये खतरा है? ये खतरा है जो संभावना एक व्यक्त की जा रही थी कि बीजेपी में, क्योंकि 75 साल रिटायरमेंट का खुद रोल बनाया था मोदी जी ने, अब मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। चलिए 75 में रिटायर नहीं होंगे, लेकिन 2029 में वो दोबारा चेहरा होंगे प्रधानमंत्री की, इसकी बहुत कम उम्मीद है। तो अब मोदी जी को कहीं ना कहीं भविष्य अपना देखना है, एडजस्ट होना है। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी शायद राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख कर सकते हैं उससे पहले। तो क्या मोदी जी को ये लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी गुजरात में एक्टिव हो गए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मोदी जी का भविष्य भी खतरे में और अमित शाह का भी भविष्य खतरे में? क्या इसी डर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे एक डर का माहौल कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर पैदा किया जा सके? इसी से जुड़ा अगला सवाल भी है कि अगर इतना ही दम था, इतना ही दिलेरी थी, तो जैसे ही ये चार्जशीट की खबर सामने आती है, मीटिंगों का दौर क्यों शुरू हो गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और इधर जेपी नड्डा के घर में अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता पहुंचते हैं। 3-4 घंटे बैठक चलती है। क्या पक रहा है? कुछ तो बड़ा पक रहा है। कुछ तो डर है जिसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहानी है? और एक सवाल जो मुझे लग रहा है पहले पूछे गए सवालों से सबसे बड़ा सवाल, कि जब ये मामला चार्जशीट दाखिल की गई तो इसमें एक चीज़ कही गई है कि अब ये दिल्ली के जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ से उससे किसी ऊपरी अदालत में मामला ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्यों? सबसे बड़ा मेरा सवाल यहाँ है, नीयत पर सबसे बड़ा शक यही पैदा करता है। इस देश की अदालतों में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि इस देश की अदालतों में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट एक ऐसी है जहाँ पर मामले बहुत कम हैं, जहाँ पर बहुत कम दिनों में डेट अगली मिल जाती है, मामले फटाफट निपटते हैं। ऐसे कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाए, ऐसे कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाने की बजाय
मामले को दूसरी कोर्ट में ले जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जानबूझ के, ताकि मामला सालों साल चलता रहे। राउज एवेन्यू में रहेगा तो चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो जाएगा, यानी चट चार्जशीट दाखिल हुई है, कुछ ही दिनों में नतीजे पे आ जाएंगे। सरकार को ये डर है, डर क्या, सरकार को शायद जानती है कि इस मामले में पुख्ता कुछ है नहीं, ये मामला औंधे मुंह गिरेगा। इस डर से फास्ट हियरिंग इसकी नहीं चाहती सरकार, इसलिए ऐसी अदालत में डालो जहां सालों साल लंबी लंबी डेट्स मिलती रहे और ये मामला लटकता रहे। ये सरकार की नीयत पे सबसे बड़ा शक पैदा करने का सवाल है। ज़्यादातर मामलों में अगर आप ईमानदार हो, किसी क्रिमिनल को सज़ा दिलाने की आपकी इच्छा है, तो आप उस अदालत में जाना पसंद करेंगे जहां मामले कम हो, जल्दी सुनवाई हो। ऐसा कब होता है कि आप ईमानदारी का दावा करते हैं, लेकिन अदालत वो चुनते हैं जहां ज़्यादा लंबा मामला चले। अब इन सवालों से दूसरी तरफ निकलते हैं और दूसरी तरफ के सवाल पूछते हैं। उसमें पहला सवाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो सारा मामला है, ये मामला सरकार बनाम राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं, या ये सारी कोशिश कांग्रेस को डराने की या कांग्रेस को नीचा दिखाने की नहीं है। ये सारी कोशिश दरअसल गांधी नेहरू परिवार को नीचा दिखाने की या गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक भविष्य खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि गांधी नेहरू परिवार से ये नफरत क्यों? हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार ने। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। 1937 में अंग्रेज टारगेट करते थे, अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेराल्ड से और गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से, और नेशनल हेराल्ड को एक जरिया बनाया जा रहा है। ये चिढ़ते किस बात से? ये उस गरिमामयी इतिहास से चिढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी का और जो गांधी परिवार का इतिहास है, जो देश को जोड़कर रखने का इतिहास है, देश को धर्म के आधार पर न लड़ने देने का इतिहास है, देश को अपने हक के लिए आवाज उठाने का इतिहास है। ये उस इतिहास से डरते हैं। वो इतिहास इन्हें चिढ़ाता है, वो इतिहास आईना बनकर इनकी असलियत दिखाता है। उस इतिहास को ये बदलने के लिए रात दिन 18 घंटे जागकर षड्यंत्र रचते हैं। जवाब आपने सुन लिया, राहुल गांधी ने भी दिया और पवन खेड़ा ने भी दिया। दरअसल वजह यही है, बीजेपी यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संघ, तीनों ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। अगर गांधी परिवार मजबूत है तो कांग्रेस मजबूत है। अगर गांधी परिवार को इस कांग्रेस से अलग कर दो या गांधी परिवार को कमज़ोर कर दो तो कांग्रेस अपने आप कमज़ोर हो जाती है। कांग्रेस पे फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए न सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के ज़रिए प्रियंका गांधी को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरे परिवार को एक तरह से राजनीतिक रूप से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये आखिरी राजनीतिक जंग की शुरुआत हो चुकी है, मोदी वर्सेस राहुल की। क्योंकि अगला सवाल भी यही है कि राहुल गांधी से ऐसा क्या डर है? राहुल गांधी के पास 99 सांसद है,
राहुल गांधी को आपका पॉपुलैरिटी चार्ट बताता है कि मोदी जी के सामने नहीं टिकते हैं। आपकी सारी एजेंसी, सारी मीडिया सब कुछ बताती है कि राहुल गांधी के बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, तो फिर राहुल गांधी से इतना डर क्यों है? डर इस चीज़ का है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा मिशन हाथ में ले लिया है जो मिशन मोदी, शाह और संघ तीनों की नींद हराम किए हुए है। कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है, और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। यही बात जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि गुजरात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो इसकी शुरुआत गुजरात से होगी। और गुजरात से शुरुआत अगर हुई, गुजरात में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, आप ये समझिए। गुजरात में अगर सरकार बदल गई तो अभी 1-2 फाइल नहीं, कहा जाता है हजारों फाइलें खुलेंगी। ऐसी ऐसी फाइलें खुलेंगी जो ऐसी गर्त में दबी हुई हैं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं है। इतिहास 1995 से लेके तब तक का, जब तक सरकार बदलती, सारा खोल दिया जाएगा। और उस इतिहास में बहुत सारे काले पन्ने हैं। वो सिर्फ गुजरात मॉडल का गुब्बारा फुस करने की बात नहीं है। बहुत से फाइलें हैं, उसमें फिर बहुत से लपेटे जाएंगे। जय शाह की कंपनियां भी आएंगी उसमें। मोदी जी के जो परिवार के लोगों की रसूख बड़े हैं वो सब आएंगे। बहुत से लोगों के बहुत सारी चीज़ें आएंगी। संघ ने गुजरात में क्या क्या, कैसे कैसे क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अडानी का कहाँ से कैसा राइज हुआ है, अंबानी को क्या क्या मिला है, ये सब फाइलें कहीं दफन है तो वो है गुजरात। राहुल गांधी ने सबसे पहले गुजरात को क्यों चुना? इसीलिए चुना कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर इस मिशन में कामयाबी मिलती है तो हाथ में खजाना लग जाएगा, और ऐसा खजाना लगेगा कि जिसके नीचे पूरी बीजेपी दब के रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डर है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी हैं कि दिल्ली में उन पर चार्जशीट दाखिल हो रही है, वो गुजरात में यूं कहें शेर की मांद में जाकर दहाड़ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। वो गुजरात में कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आपने इस देश में सबसे ज़्यादा सहा है, लेकिन अब आपके उठने की बारी है। यह है सबसे बड़ी वजह आरजी से डरने की, राहुल गांधी से डरने की। यह है सबसे बड़ी वजह गांधी नेहरू परिवार को निशाना बनाने की। यह है सबसे बड़ी वजह इस परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश के पीछे। इसलिए अब एक बात तय मान ली है कि ये बात गांधी परिवार भी जानता है, ये बात मोदी शाह भी जान गए हैं, संघ भी जान गया है कि ये जो शंखनाद हुआ है इसका फाइनल फ्रंटियर तो 2029 है। लेकिन उससे पहले ये लड़ाई आखिरी राजनीतिक लड़ाई है राहुल गांधी और मोदी की। इसमें जो टिका रहा वो 29 में फतेह हासिल करेगा, जो कमज़ोर साबित हुआ वो राजनीतिक रूप से
इस देश की राजनीति के परिदृश्य से बाहर हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 29 में अगर राहुल गांधी हारते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही मुझे लगता है सैकड़ों G23 ग्रुप बन जाएंगे। तो वैसे ही राहुल गांधी को कांग्रेस से दूर जाना पड़ेगा। और अगर मोदी हारते हैं, बीजेपी हारते हैं, तब तो आप समझ ही जाइए कि क्या होगा। ये ऐसी लड़ाई है, दरअसल लड़ाइयाँ बराबरी की होती हैं, लेकिन ये ऐसी लड़ाई है जहाँ पर एक तरफ से लगातार वार होंगे, दूसरी तरफ वाले को सिर्फ डिफेंस करना है, उसको डिफेंस अलाउड है, उसको वार करना अलाउड नहीं है। तो ये तय होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस कितना ज़बरदस्त तरीके से डिफेंस कर पाते हैं। अगर राहुल गांधी डिफेंड कर पाते हैं तो 2029 में फिर उन्हें वार करने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं वो लड़खड़ा जाते हैं तो फिर मोदी जी की फतेह या बीजेपी संघ की फतेह तय है, वरना उनकी विदाई भी तय है। अब ऐसे में एक सवाल आखिरी ये उठता है कि क्या ये जो इशू उठाया है या जो कदम उठाया है सरकार ने, ये चार्जशीट वाला, एक तरह से जेल भेजने की तैयारी भी समझ लीजिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी की। हालांकि वो होगा नहीं, इतना मुझे मालूम है, लेकिन कहा जा रहा है क्या ये बूमरैंग करेगा। बूमरैंग होता है ना, आपने देखा कभी वो बूमरैंग, इसको फेंकते हैं तो घूम के वापस अपने पास ही आता है। मुझे नहीं मालूम उसको हिंदी में क्या शब्द बोलते उसके लिए, लेकिन इंग्लिश में बूमरैंग कहते हैं। क्या कल से एक बहस का ये मुद्दा भी है, क्या ये मुद्दा मोदी शाह के लिए बूमरैंग करेगा। बहुत से लोग इसके लिए एग्री नहीं करते, बहुत से लोग मान रहे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूमरैंग करेगा। इसकी दो वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह, आज जो कांग्रेस एक आवाज़ पर सड़क पर दिखी पूरे देश में, वैसे ही कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है, जोश हाई है। अब ऐसे में आप सबसे बड़े नेता के साथ कुछ इस तरह का करते हैं तो एक चिंगारी का काम करता है। दूसरा, हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाला गया मुख्यमंत्री रहते, लेकिन वो मामला ऐसा बूमरैंग किया कि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो और बड़े हीरो बनकर आए और झारखंड में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तीसरी वजह इसी के साथ जोड़ देता हूं कि इस देश का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी सरकार को वोट नहीं मिले और न किसी के कटे। भ्रष्टाचार कभी चुनावी मुद्दा हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो आज ना अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होते, ना शिंदे होते, ना और जितने जो सब हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप इसी सरकार ने लगाए थे और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहा के जो अब क्लीन घूमे फिर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग, वो सब आज अपनी कुर्सी पे नहीं होते अगर इस देश की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करती होती। तो इस मामले का बूमरैंग होना तय है। अब एक बात और जो मैंने कही थी शुरू में कि 2-3 एपिसोड पहले मैंने कुछ जिक्र किया था, वो जिक्र था 25 साल वाले समय चक्र का। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर आपको एक रिमाइंड दिलाता हूँ कि किसी एक बड़े अर्थशास्त्री ने, राजनीतिक शास्त्री ने बहुत सही कहा है कि इस देश की राजनीति को पिछले 75 साल में, जब से संविधान लागू हुआ है, 25-25 साल के 3 फेज में आपको देखना होगा। पहला 50 से 1972 तक देश अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, देश खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, देश अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, राजनीति स्थिर थी, योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो देश ने 3 प्रधानमंत्री देखे, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब आइए उससे अगला सर्कल 25 साल का, 75 से लेकर 2000 तक देश में राजनीतिक उथल पुथल रही, देश में आर्थिक उछाल भी आया, सब कुछ हुआ, जितने बदलाव हो सकते थे देश में वो सब हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि देश ने इंदिरा गांधी से लेकर 2 टर्म अटल बिहारी वाजपेयी तक के गिन लो तो 11 प्रधानमंत्री देखे, 11 प्रधानमंत्री 25 साल में। उसके बाद आइए तीसरा 25 साल, 2000 से 2025,
फिर स्थितियां स्टेबल हुई, राजनीतिक स्टेबिलिटी आई। मेनली दो पार्टियों के बीच जंग रह गई, पॉलिटिकल जंग, बीजेपी और कांग्रेस। आर्थिक सुधार देश में आगे बढ़ने लगे, देश नई सदी में नई सोच के साथ आगे बढ़ा, देश युवा हुआ, देश में युवाओं की तादाद ज़्यादा बढ़ी। नतीजा सिर्फ 3 प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। अब ये सर्कल 2025 में फिर पूरा हो गया है। अब एक 25 साल का दोबारा सर्कल शुरू होने वाला है और उस सर्कल की शुरुआत में फिर बदलाव होना है और उसकी शुरुआत मुझे लगता है ये इस मामले से खुद प्रधानमंत्री ने या सरकार संघ ने कर दी है। ये समय चक्र के बदलाव की शुरुआत है जो 25 साल का समय चक्र है और इस बवंडर, ये चक्र के बदलाव बवंडर के रूप में बदल के कहीं बीजेपी को ही ना ले डूबे, संघ को ना ले डूबे, ये आशंका अब इन दोनों संस्थाओं के अंदर खूब घर कर गई है। नमस्कार।